नौकरी करने के साथ साथ आमतौर पे लोगों के दिमाग में बिजनेस करने का ख्याल आ जाता है। आप 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। क्या भरना मैंडेटरी होता है ताकि आसानी से लोन मिल सके? जो है सरकार की जो योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं। उसे देख के कई लोग लोन अप्लाई करने जाते हैं और लोन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ हम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं। हमें तय करना है कि हमने करना क्या। पैसा लगा देते हैं, उसके बाद नौकरी भी गई, कई बार बिजनेस भी चला गया। वो उसके लिए वो ऐसी एक मशीन होती है जिसमें उसको नमस्कार, जागरण बिजनेस के खास प्रोग्राम एमएसएमई बदलाव के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने 10 लाख से लेकर 100 करोड़ तक की स्कीम्स के बारे में बातचीत की है। पिछले कई एपिसोड में आपको बिजनेस बढ़ाने, मशीन लगाने या इस तरह की जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी। आज आपको फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी स्कीम जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लोन देगी, जिसका लाभ उठा के आप जिम, रेस्टोरेंट, अदर सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग के कारोबार से जुड़ सकते हैं। इस स्कीम का नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम। इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर के जानकार और इस तरह के जो भी रूल रेगुलेशन कंप्लायंस आते हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले, लगभग 2.5 दशकों तक बैंकों में अपना अनुभव देने वाले अश्विनी राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, आपका एक नए एपिसोड में स्वागत है। और सबसे पहले हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में जानना चाहेंगे। आप आसानी से बताएं ये स्कीम क्या है और किसके लिए है? देखिए, ये स्कीम जो है सरकार ने बेसिकली उन स्टार्टअप्स के लिए बनाई है कि सरकार का सोच है कि जो स्टार्टअप है वो 2-3 टायर सिटीज़ के अंदर लोग लगाएं, शुरू करें। मतलब वो नौकरी करने की जगह पर वो नौकरी देने वाले बने। उनको सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम का जो है वो गठन शुरू किया गया है। तो इसमें जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, मतलब 2 साल से कम आयु के लोग, उनकी जो बिजनेस का ड्यूरेशन 2 साल से कम। तो वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा कर जो है सरकार की जो योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं। अश्विनी सर, इस स्कीम के तहत कितने रुपए तक का लोन ले सकता है कोई एंटरप्रेन्योर? देखिए, इसमें क्या है कि लोन जो है वो 50 लाख तक का है, लेकिन उस लोन से पहले उसको एक अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में 20 लाख रुपए भी मिलते हैं, जिसको उसको वापस नहीं करना, लेकिन 50 लाख को आपको रीपे करना है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये उलझ गए हम, थोड़ा सा आसान कीजिए। कैसे, कितने रुपए और 20 लाख की सब्सिडी का क्या फंडा है? क्या है कि आप एक शुरू करना चाहते हैं अपना व्यापार, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फिर आप स्टार्टअप के पोर्टल पर जाकर उसके लिए अप्लाई कर एलिजिबल हो जाते हैं। अब आप स्टार्टअप आपने शुरू करना है, लेकिन आपके पास कुछ भी अनुभव नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए एक इनक्यूबेटर्स बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो आपको हेल्प भी करते हैं फाइनेंशियली भी और बाकी भी। भाई आप कैसे ग्रो करेंगे, किस फील्ड में होंगे, तो वहाँ पर DPIIT में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद स्टार्टअप के पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये इनक्यूबेटर आपको 20 लाख रुपए देंगे। अच्छा। कि आप अपना सेटअप कीजिए सारा, और उस सेटअप के बाद आप 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये 20 लाख आपको चुकाने वापस नहीं करने, सब्सिडी के तौर पे। ये सब्सिडी है, अनुदान है, कुछ भी है। अच्छा, तो टोटल 70 लाख हुए जी, जिसपे 50 लाख वापस करने होंगे। वापस करने का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने दिनों क्या में? है कि 12 महीने का मॉरिटोरियम है। अच्छा, मॉरिटोरियम है। 1 साल यानी 12 महीने तक आपको रीपेमेंट नहीं करनी। ओके। उसके बाद 5 साल के अंदर आपको वो सारा पैसा वापस। तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा? इंटरेस्ट रेपो रेट जो रहता है वही लगभग
उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट खास तौर पे न्यू फर्स्ट जनरेशन के लिए कुछ रियायतें भी हैं। वही वो रेपो रेट इसलिए कहा ना कि ओके, रेपो रेट ओके। के बेस के ऊपर वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके वही रेपो रेट इसमें। चलिए, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आपको 20 लाख की सब्सिडी और 50 लाख का लोन मिलेगा, यानी 70 लाख रुपए में एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अच्छा बिजनेस क्या, किसे आप मानेंगे, मतलब किस तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं इस पैसे का या इस स्कीम का लाभ उठाकर? देखिए, इसके साथ साथ आप बिजनेस कुछ भी शुरू कर सकते हैं, एग्रोटेक कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर कर सकते हैं, पानी के ऊपर कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कर सकते हैं। मतलब काफ़ी एक बड़ा व्यापक दायरा है, इसके ऊपर आप वो व्यापार कर सकते हैं। जो सेक्टर सरकार चाहती है कि टायर 2 और टायर 3 सिटी के अंदर ग्रो हो और उसका लाभ आम पब्लिक को भी मिले, तो इस तरह के सारे सेक्टर को आप जो है उसका उसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको एक और रिस्ट्रिक्शंस है कैसे? कि भाई आप जो आपने स्टार्टअप शुरू किया है, अगर आपका ऑलरेडी स्टार्टअप कोई है, वो 2 साल से पुराना होना चाहिए। 2 साल से अधिक समय का? पुराना मतलब 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ, मतलब 2 साल है। ही हुए हों उसको। हाँ, और आपने उसके लिए चाहे सेंटर या स्टेट के किसी भी डिपार्टमेंट या एजेंसी से 10 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका लोन नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप ये स्टार्टअप बनाएंगे तो उसके अंदर 51% जो है वो उसके अंदर जो होल्डिंग है वो स्वदेशी यानी इंडियंस की ही होनी चाहिए। ओके। मतलब आप बाद में अगर कोई और इन्वेस्टमेंट इधर से करते हैं तो 51% मिनिमम उसके लिए आपकी जो होल्डिंग है वो भारतीयों की भारतीय होनी चाहिए। चलिए, अब हमें बता दीजिए इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है? पहले तो DPIIT पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है। तो वहाँ जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आप स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वो जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो उसके लिए मैंडेटरी है। उसके साथ आपकी जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट क्या काम करेंगे, उसका सारा ढांचा जो है, फिर GST नंबर है, पैन नंबर है, आपका आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके अंदर लगाने हैं, वहाँ पर लोड करने हैं। तो लगभग उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 2 महीने से 3 महीने के अंदर आपको जो लोन है वो मिल जाता है। 2-3 महीने का टाइम लगता है उसको? क्योंकि वो प्रोसेसिंग में सारा उसका रिव्यू करने के लिए आपने जो प्रोजेक्ट दिया है उसको रिव्यू करना है सारा। अच्छा अश्विनी सर, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे किसी भी तरह का कोई बिजनेस लोन लेता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हो, ट्रेडिंग के लिए हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूर देखी जाती है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है और इस पे क्या क्या भरना मैंडेटरी होता है ताकि आसानी से लोन मिल सके? प्रोजेक्ट मतलब आप क्या करना चाहते हैं, भाई आपका क्या बिजनेस होगा, वो किस तरह से आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, किन किन लोगों को तक वो पहुंचेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना रेवेन्यू होगा, यानी पूरा उसका जो कैलकुलेशंस है आपको विस्तार से उस रिपोर्ट के माध्यम से बतानी होगी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और इसके अंदर इन लोगों को इससे फ़ायदा होगा, इतने लोगों को जॉब मिलेगी और इस तरह से जो है ये सारा काम करेगा, यानी पूरी जानकारी उस रिपोर्ट के अंदर आपको देनी है। और अश्विनी सर, चूंकि आप बैंक में लंबा अनुभव रहा है आपका, इस हिसाब से हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है कई बार कैंसिल भी हो जाती है, बैंक की तरफ से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कि एक आदर्श प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के सामने पहुंचे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि उसमें डिटेल पूरी चाहिए ताकि जब रिव्यू करता है एजेंसी जिसने आपको लोन देना है, चाहे बैंक है चाहे ये स्टार्टअप NBFC इंडिया से। है, तो वो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि भाई कितना आप पैसा उसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के लिए कितना पैसा चाहिए, लेबर आप जो वहाँ पर इम्प्लाई करोगे वो कितने लोग होंगे, उनकी क्या कॉस्ट आएगी, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी सर्विस दे रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, और किस कॉस्ट पे आप बेचोगे, उसकी रेवेन्यू का वो जो सारा रेशो है वो बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई
आप की कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है, लेकिन आप उस कॉस्ट पे बेच नहीं, तो आपको इनकम यानी रेवेन्यू कहाँ से होगी? तो वो सारी चीज़ें ऐसी उसके अंदर ठीक तरह से इनकॉर्पोरेट हों, ताकि अ, उसका रिव्यू करते हुए उस एजेंसी को उसमें कोई भी कमी ना दिखे। चलिए अश्विनी सर, अब हमें ये बता दीजिए, जैसे आजकल ज़्यादातर लोग नौकरी छोड़ के नए नए बिजनेस से जुड़ रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, ज़्यादातर बेकरी चल रही हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इस तरह की चीज़ों के लिए भी ब्यूटी पार्लर कोई चला रहा है, कोई जिम चलाना चाहता है, तो इस स्कीम के दायरे में आते हैं इस तरह के व्यापार या नहीं? हाँ, बिल्कुल। जी। आपने कुछ भी रेस्टोरेंट शुरू करना है, एग्रो टेक का कुछ करना है, नया कुछ, तो ये सारे इस दायरे के अंदर हैं। मतलब सरकार की जो फोकस है वो ये है कि लोग अपना काम शुरू करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। दें और लोगों को फैसिलिटी भी दें, यानी उनको लोकल स्तर पर, यानी उनके छोटे शहर के स्तर पर ही रोजगार भी सृजन हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी वहाँ पर खप जाए, बिक जाए, और वहाँ और सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल। डेवलप हों वहाँ पर। अश्विनी सर, इस स्कीम के तहत एलिजिबल कौन नहीं है? क्योंकि जैसा आपने स्कीम को एक्सप्लेन किया, इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है, हमारे वीडियोस को इस तरह की स्कीम वाली जो होती हैं उसे देख के कई लोग लोन अप्लाई करने जाते हैं और लोन रिजेक्ट हो जाता है। अक्सर ऐसी शिकायतें हमें मिलती हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या हमारे मेल पे बहुत सारी शिकायतें पड़ी रहती हैं कि वो बैंक जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लोन नहीं मिलता। तो ऐसी क्या गलतियाँ होती हैं कि लोन नहीं मिलता? देखिए, अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक नहीं है तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। फिर जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इस स्टार्टअप सीडिंग वाले में आपको डीपीआईआईटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो लोन मिलेगा इसमें आपको इंक्यूबेटर के माध्यम से। 20 लाख भी जो है इंक्यूबेटर, अब इंक्यूबेटर अगर हम कहें तो शब्द एक नया हो सकता है जी। कि भाई ज़्यादातर हम देखते हैं कि भाई वो इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। राइट। वो उसके लिए वो ऐसी एक मशीन होती है जिसमें उसको उतना कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी लाइट चाहिए, कितनी हवा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर वो रहती हैं। तो यहाँ पर भी इनक्यूबेटर इसलिए बनाए गए कि उनके माध्यम से कि वो देखेंगे कि आप जो ग्रो कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, आपको ट्रेनिंग मिले, क्योंकि वो ट्रेनिंग भी देंगे बिल्कुल। और आपकी जो फैसिलिटीज़ चाहिए आपको वो देंगे। तो इसीलिए इसको जो वो एजेंसी का नाम दिया गया इनक्यूबेटर, वो लगभग सरकार ने वो बनाई है और उनके लिए लगभग 1,000 करोड़ का फंड तैयार फंड किया भी है। तैयार किया है जो लोग वो दे रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया, इस तरह के लोग होते हैं जो नए इंटरप्रेन्योर को इस तरह की मदद करते हैं। कई लोगों के पास इस तरह की सहायता नहीं पहुंच पाती। हम एज अ एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे, कोई पहली बार बिजनेस में उतर रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, उसको अगर देखिए क्या है कि भाई हम कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो वो काम ऐसा हो कि जिसकी डिमांड हो। जी। यानी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो उसकी मार्केट में फिजिबिलिटी नहीं है, यानी डिमांड ही नहीं है, तो बनाने का मतलब नहीं है। तो ऐसा कोई सर्विस, ऐसा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या ऐसा कोई काम जिसकी डिमांड पहले तो हो, फिर उसके बाद हम उसको लेकर आगे बढ़े कि भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमें उसके लिए जो सप्लाई चेन होगी वो कैसी होगी, उसके लिए रॉ मटेरियल उस लोकल स्तर पर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई इंपोर्ट ड्यूटी या कोई इस तरह का प्रोडक्ट मटेरियल तो नहीं है कि जो बाहर से मंगाना पड़ेगा, उसके लिए और लाइसेंस, यानी ऐसी सामान हम बनाएं या ऐसी सर्विस जो कि जिसकी डिमांड भी हो और जिसको हम आसानी से तैयार भी कर सकें। कर भी सकें और डिलीवर भी कर सकें। जी। ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं, जैसे आप बताएं, मार्केट स्टडी करते हुए जाएं, खासतौर पे छोटे शहर में, तो ऐसे कौन से बिजनेस का आइडिया आप शेयर करना चाहेंगे जो लोगों को करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे लोग
वीडियोस देख के या किसी की बात सुन के प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आप अपने अनुभव के आधार पे बताएं कि खास तौर पे छोटे शहरों के लोगों को कौन से बिजनेस में उतरना चाहिए? भाई मुझे लगता है कि आज हमारे यहाँ जो फूड यानी खाने के लिए बहुत डिमांड है तरह तरह की। अगर उसके अंदर हम क्वालिटी एग्रो प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और वो वहाँ पर उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, जी। तो वहाँ उसको प्रिकोर करें। उसको फ्रूट है मान लो किसी एरिया में, फ्रूट को लेके उसकी प्रोसेसिंग करें। प्रोसेसिंग करें तो एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि हमें वो चीज़ लेनी है कि जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल के लिए भी दिक्कत ना हो। तो कोई भी हो जिसमें सप्लाई चेन सर्विस सेक्टर में हम अगर जाना है, फाइनल इंक्लूजन में जाना है, वो भी जा सकते हैं कि हम लोगों को किस तरह से बैंकिंग और बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस तरह से कि अभी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इनकॉर्पोरेट उसमें कर सकते हैं। अश्विनी सर, हम सर्विस सेक्टर को एक बार आसानी से समझना चाहेंगे। ये थोड़ा है तो बहुत पुराना शब्द, लेकिन ये मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और सर्विस सेक्टर वास्तव में क्या होते हैं, कई बार इसकी परिभाषा क्लियर नहीं होती। आप बताएं सर्विस सेक्टर क्या होते हैं? सर्विस सेक्टर वो है कि जिसमें हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे, ना हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसमें कोई भी तरीके हो, बैंकिंग के बारे में हो सकता है, कुछ इस तरह का हम सेटअप बना सकते हैं कि लोगों के लिए एजुकेशन के लिए हो सकता है, या जैसे आजकल कैब्स हैं उस तरह की सप्लाई के लिए हो सकता है। कुछ हम वेंडर इस तरह के जो कि लेबर को डिलीवर करने के लिए हो सकता है। तो वो एरिया, वो सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग हमने नहीं करनी। ट्रेडिंग भी नहीं करनी, और सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सर्विस देनी। सर्विस देनी है। चलिए, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए लेबर हो, कुछ भी हो, किसी तरीके की भी हो सर्विस। चलिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की ओर वापिस आते हैं। और इसके बारे में जो आपने अच्छी तरह से समझा है अब तक कि आप 50 लाख तक का लोन, 20 लाख तक की सब्सिडी उठा सकते हैं। तो अप्लाई करने का आसान तरीका बता दीजिए एक बार। कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, और ऐसी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिसकी वजह से ये लोन रिजेक्ट हो? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले तो हमें तय करना है कि हमने करना क्या है। तो उसके लिए हमें DPIIT उसके ऊपर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है। फिर उसके बाद हमने इनक्यूबेटर देखना है कि कौन अवेलेबल है। स्टार्टअप पर भी हमें रजिस्ट्रेशन करना है, और इनक्यूबेटर के पास हमने उस सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। सब्सिडी मिलने के बाद वो हम उसको सेटअप करेंगे। वो सब्सिडी इसलिए है कि हम उसके लिए सारी चीज़ें जो व्यवस्था है स्टार्टअप के लिए, वो व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद हम लोन के लिए अप्लाई इनक्यूबेटर के थ्रू ही कर सकते हैं। और अगर इस तरह के सिचुएशन आती है कि किसी ने लोन लिया और बिज़नेस शुरू कर दिया, लेकिन NPA हो जाता है, ये एक बड़ी समस्या होती है ख़ास तौर पे छोटे शहरों में। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? उसे लोन चुकाना पड़ेगा, कुछ माफ़ किया जाता है, कोई एक्स्ट्रा गारंटी कवर टाइप की चीज़ें? देखिए, इस लोन में कोई थर्ड पार्टी या कोई कोलैटरल गारंटी नहीं है। तो इसलिए पहले तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नीयत क्लियर होनी चाहिए कि हमें जो पैसा सरकार दे रही है, हम उस पैसे को लेकर पॉकेट में डालकर और बाहर निकल जाएं, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सरकार का भरोसा है आप पर, तो आप उस भरोसे पे खरे उतरें, उस सेक्टर की पूरी स्टडी कर लें जिसमें अब अगर वो डूबता है तो डूबेगा, क्योंकि ये सरकार की गारंटी का वो है। लेकिन हमें अपने तरफ से ये नहीं करना कि भाई हमें पैसा मिल गया है तो हम उसको किसी भी तरह का लगा के और ख़त्म करते हैं, क्योंकि उससे बाकी जो नए लोग लाइन में हैं उनके ऊपर असर पड़ता है कि भाई लोग पैसा ले लेते हैं और उसको चुकाते भी नहीं हैं, और उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो भी नहीं आता है। चलिए, ये तो हो गया। एक सवाल और इस पे जोड़ लेते हैं हम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत किसी ने लोन लिया, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया,
और अब वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसकी जो एलिजिबिलिटी है, मतलब इस लोन में जितने राशि आती है 50 लाख से ऊपर चला गया है, तो क्या वो फिर से अप्लाई कर सकता है या किसी अन्य स्कीम की तरफ नहीं, जाना फिर होगा? उसको बाद बैंक में बाकी आगे फर्दर उसके लिए जाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो मतलब इसी स्कीम के तहत वो फिर से अप्लाई कर सकता नहीं, है या स्कीम ये नहीं रहेगी, हाँ वो बाकी उसके लिए अन्य उसको तरह की स्कीमें हैं? हाँ हाँ, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड जैसी है। बहुत है सरकार की। अगर आप जाएंगे तो सरकार ने इतनी स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं कि जो करने वाला है, और इसके अंदर भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको इसके लिए हेल्प कर रही हैं, अच्छा। तो उनको भी हम अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर नया आदमी नहीं समझता, लेकिन उस पोर्टल पर जाकर भी समझ सकते हैं, उस एजेंसी से भी समझ सकते हैं, ताकि हम कुछ भी करने से पहले एक अच्छा ज्ञान उस बारे में हमें मिल जाए। अच्छा। क्योंकि हमने जो बात की है ये मोटी मोटे एक स्ट्रक्चर की बात की है, लेकिन इन डेप्थ में जाकर बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए हमें पोर्टल पर जाकर डिटेल और जानकारी लेनी चाहिए, और किसी एजेंसी को ऐसी जो थर्ड पार्टी जो फैसिलिटेट कर रही हो ऐसे लोगों को, उनका भी हम हेल्प लेना चाहिए। हेल्प लेना चाहिए, ताकि हमें एक डिटेल उसकी जानकारी उस जैसे स्कीम की होनी। नौकरी करने के साथ साथ आमतौर पे लोगों के दिमाग में बिजनेस करने का ख्याल आ जाता है, इस तरह की स्कीम्स को देख के भी वो प्रभावित होते हैं, लेकिन पैसा लगा देते हैं, उसके बाद नौकरी भी गई, कई बार बिजनेस भी चला गया। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, किन बातों की स्टडी करनी चाहिए, क्या क्या समस्याएं होती हैं जो नौकरी करते हुए हम नहीं देख पाते, बिजनेस में उतरने के बाद ही देखते हैं? लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के साथ बता दीजिए कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ताकि मैं नौकरी छोड़ने से पहले तो कम से कम बिजनेस में उतरने से पहले मार्केट स्टडी को क्लियर रखूं। नहीं भाई, उसमें क्या है कि आप, मैं बार बार, हम कई बार कहते हैं कि भाई लोन भी लेना है तो लोन लेने के लिए कम से कम आप इतना प्रिपेयर हो कि आप की नौकरी जाती है तो 1 साल की इंस्टॉलमेंट आप देने की स्थिति में हो। भाई दूसरी नौकरी मिलने तक अगर समय लगता है बिल्कुल। वो एक अलग तरीका होगा, लेकिन यहाँ हम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, तो फिर भी हमारे पास कुछ इस प्रकार की राशि रहनी चाहिए कि हमें डे टू डे जो हमारी नीड्स हैं वो हम उससे पूरा कर सकें। मतलब इमरजेंसी फंड स्ट्रांग होना चाहिए। 6 महीने से 1 साल तक का पैसा हमारी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए जरूर हमारे पास रखा होना रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये जो हमें मिलेगा सब्सिडी या लोन, उससे हम उसको नहीं पूरा करेंगे, वो पैसा उस काम में लगाने के लिए है। बिल्कुल। तो हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास एक अच्छा 6 महीने साल का फंड मौजूद होना चाहिए। फंड होना चाहिए। जी। तो पैसे बनाने के बाद और क्या समस्याएं होती हैं नए बिजनेस, खासतौर पे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए? नहीं, वो तो नेचुरली देखिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी कि आपने जब आपने प्रोजेक्ट बनाया या आपने जब उसकी स्टडी की तो आपको लगा कि ये प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको लेके लॉन्च किया तब पता लगा वो प्रोडक्ट जो है अब उसमें वो हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले उसकी डिटेल स्टडी बहुत ज़रूरी है जी। कि मान लो अगर वो यहाँ पर नहीं बिकेगा तो किसी दूसरे शहर में बिकेगा, या अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो कोई हमारे पास ऑल्टरनेट और प्रोडक्ट है जिसको कि हम उसी स्टार्टअप के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, या कोई ऐसी सर्विस है जो उसी स्टार्टअप के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो बी प्लान भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जी। तो मुझे उम्मीद है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में आपको पूरी डिटेल आसान शब्दों में पता चल गई होगी। एक लाइन में कहें तो इस स्कीम के तहत, जैसा कि अश्विनी सर ने बताया, आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर आपके मन में बिजनेस करने का कोई प्लान, अगर आप अपने मन में बिजनेस का कोई प्लान लेके चल रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। अगर इस स्कीम से जुड़े और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर business@jagrannew media.com पर मेल में हमें भेज सकते हैं। हम आप तक उन जवाबों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें जागरण बिजनेस।